गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज थी उसका हमारा एक लास्ट लेक्चर है। कोशिश करेंगे आज हम इसे कंप्लीट कर लें। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हम मोस्ट ऑफ दी कवर कर चुके हैं। कुछ 90% हम कवर कर चुके हैं, 10% टॉपिक है जो हम आज कोशिश करेंगे कवर कर लें। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर आज जो हम बेसिकली देखने वाले हैं वो है कि जो वुमेंस हैं, तो उन वुमेंस का क्या पार्टिसिपेशन रहा था, तो उसके बारे में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अलग सेपरेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, तो कहने का मतलब क्या है कि वुमेन्स ने भी क्या रिवॉल्यूशन जनरेट किया था। तो मोस्ट ऑफ दी हमें पता है कि वे, अगर आपको याद हो, 3 स्टेट्स की मीटिंग थी। इसके अंदर क्या हुआ था कि वुमेन्स को और चाइल्ड्स को और कुछ पीपल्स को अंदर जाने नहीं दिया था, तो वो लोग बाहर ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें थोड़ा तो आइडिया है कि वुमेन्स ने भी क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन किया था। तो अब उनसे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स देखते हैं। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, हमें पता ही है थर्ड स्टेट के लोगों को क्या करना पड़ता था, वुमेन्स को वर्क करना पड़ता था अपने काम लिविंग के लिए। डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए बाद उनके पास कोई एक्सेस नहीं था। जॉब ट्रेनिंग्स नहीं थी। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो फॉर देयर फैमिलीज, ठीक है, जबकि वर्किंग वुमेन्स थी वो भी अपनी फैमिलीज के लिए क्या करती थी, एक तरीके से काम ही करती थी। मतलब एजुकेटेड थी, लेकिन क्या है जैसे कि कहीं बाहर जाके काम करती थी, एजुकेटेड होने के बाद भी अपनी फैमिलीज के लिए वर्क करती थी। तो देयर वेजेस वर लो दैन दोज ऑफ मैन, उनके जो वेज था, ठीक है, जो उनको वेज का मतलब क्या होता है, जो उनको पैसे मिलते थे काम के लिए, वो एज कम्पेयर टू मैन क्या थे, लेस थे। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके अंदर क्या था कि कुछ, पहली बात तो वुमेन्स बहुत कम एजुकेटेड थी, उनके पास जॉब ट्रेनिंग्स नहीं थी। और जो वर्किंग वुमेन्स थी वो भी बेसिकली क्या करती थी, अपनी फैमिलीज के लिए वर्क कर रही थी एक तरीके से, ताकि अपनी फैमिली को कर सके, एक अच्छी लाइफ दे सके। बट एक्चुअल में क्या था कि जो वेजेस मिलते थे उन्हें, वो एज कम्पेयर टू मैन क्या मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। ठीक है, तो एक ये रिवॉल्यूशन का रीज़न था कि वुमेन्स ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था या पार्टिसिपेट किया था। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड द वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टेटेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। अब बेसिकली क्या है कि इस चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस करने के लिए वुमेन्स ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे। जैसे कि अपने हमने देखा था एक जैकोबिन क्लब जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, उसके अलावा वुमेन्स ने भी कुछ अपने क्लब्स बनाए थे, जिन्हें पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। ठीक है, न्यूज़पेपर्स में इन्होंने अपने आर्टिकल्स दिए, कुछ न्यूज़पेपर्स भी इन्होंने निकाले। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कितने थे, 60 थे। कितने थे क्लब्स थे, अप्रॉक्सीमेट 60 क्लब्स थे इन डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटी, जो फ्रेंच की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ थी। ठीक है, फ्रांस की जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ थी, उन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर क्या था, अप्रॉक्सीमेट 60 क्लब्स बने थे। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट द वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज अ मैन। सबसे उनका इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी वुमेन्स की, वो क्या थी कि जो राइट्स मेंस को मिले हैं, ठीक है, वही राइट्स क्या मिले, हम वुमेन्स को भी मिले पॉलिटिकल लेवल पे ऊपर। ठीक है, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो मेंस को राइट है वही वुमेन्स को भी राइट मिले। तो ये बेसिकली 2 रीजन थे रिवॉल्यूशन के। थर्ड क्या था, इन द अर्ली द रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस द लॉ दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ वुमेन। अर्लियर मतलब रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग के अंदर हमें याद हो अगर आपको, तो उनका जो लुइस 16 किंग था उसने क्या किया था, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। बट उसने क्या किया था कि उन्होंने वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई लॉ नहीं दिया था। ठीक है, वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी लॉ नहीं दिया था। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स बना देना वुमेन्स के लिए सेपरेटली, या कंपलसरी कर देना गर्ल्स के लिए स्कूल, ऐसे कोई भी उन्होंने लॉज नहीं बनाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि बेसिकली तो इस तरह से भी, इस रीज़न की वजह से भी वुमेन्स ने क्या करा, एक तरीके से रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अच्छा, नो लॉन्गर फोर्स टू गेट इनटू मैरिजेस, कि भाई आप कोई फोर्स नहीं करेंगे किसी भी गर्ल को मैरिज के लिए। ठीक है, अगेंस्ट देयर विल, उनकी खुद की इच्छा के अगेंस्ट आप कभी भी उनको क्या करें, फोर्स नहीं करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग कोई भी लॉज नहीं बनाए गए वुमेन्स के लिए। डाइवोर्स कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वुमेन एंड मैन। जो डाइवोर्स होगा वो बेसिकली दोनों के लिए अप्लाई होगा, वुमेन एंड मैन दोनों के लिए अप्लाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। डाइवोर्स कुड बी अप्लाई बाय बोथ, ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, वुमेन और मैन। पहले के टाइम पे क्या था, केवल मैन ही डाइवोर्स को अप्लाई करते थे, वुमेन कभी भी नहीं करती थी। ठीक है, तो वुमेन्स को तो क्या एक तरीके से सहना ही पड़ता था। तो इसलिए क्या करा कि इन्होंने रिवॉल्यूशन किया कि भाई शाम को ये राइट्स तो देने ही चाहिए। तो वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, ठीक है, वुमेन्स को अब जॉब्स के लिए ट्रेनिंग भी दी जा सके। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, वुमेन्स आर्टिस्ट बन सकती हैं और स्मॉल बिजनेस भी क्या कर सकती है, रन कर सकती है खुद के। तो ये सब उनकी डिमांड थी एक्चुअल में, जबकि एक्चुअल में स्टार्टिंग के रिवॉल्यूशन के टाइम पर वुमेन्स के लिए कोई भी लॉ नहीं बना। ठीक है, यानी एक्सेप्ट उनके वेजेस से रिलेटेड, वेजेस को फिर भी थोड़ा इंक्रीमेंट किया था और टाइम लिमिट को भी थोड़ा कम किया गया था। अगर आपको याद हो तो टाइम लिमिट को कम किया था और वेजेस को थोड़ा बढ़ाया गया था, लेकिन उसके अलावा ऐसे कोई राइट्स नहीं थे, जबकि इनकी डिमांड थी कि हमें ऐसे भी राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये एक रीज़न था कि जो वुमेन्स ने क्या करा, पार्टिसिपेट किया रिवॉल्यूशन के अंदर। और क्या रीज़न थे, हम आगे देखते हैं। तो देखिए,
ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज. अच्छा, जो रीजन ऑफ टेरर जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैंने बताया था आपको जैकोबियन क्लब का जो हेड था वो बेसिकली जब उसके कंट्रोल में आ चुका था सब कुछ, तब वो जो रीजन था वो रीजन ऑफ टेरर कहला रहा था, क्योंकि वो क्या था, एक तरह से डिक्टेटरशिप चालू हो चुकी थी. वो एक अकेला पर्सन था और वो क्या कर रहा था, एक तरह से डिक्टेटरशिप रूल चला रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ. तो उस टाइम पर क्या करा, गवर्नमेंट ने एक लॉ इशू किया और उसके अंदर जितने भी वुमेन्स क्लब थे, कितने थे, अप्रॉक्सीमेट 60 वुमेन क्लब्स थे, तो इन सबको बैन कर दिया गया और इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक दिया गया. तो इसलिए भी वुमेन्स क्या हुई, रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट हुई. क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटीज को रोक दिया गया. जो वो चाह रही थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना अपने ग्रुप्स के थ्रू, वो भी इनको रोक दिया गया. तो इसलिए वुमेन्स ने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया. द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेशनल सर्विज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी. और बेसिकली जो वोटिंग के लिए फाइट थी वो बेसिकली लेट 19th सेंचुरी में जाके पूरी हुई अप्रॉक्सीमेट, एंड अर्ली 20th सेंचुरी. इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट. और अप्रॉक्सीमेट 1946 के आसपास जाके वुमेन्स को राइट टू वोट एक पॉलिटिकल लॉ दिया गया कि वुमेन्स को वही राइट है जो सिमिलरली मेंस को है वोटिंग के लिए. ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये फाइट करते रहे वुमेन्स बहुत टाइम तक, लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी तक. ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट 1946 के अप्रॉक्सीमेट इनको एक राइट दे दिया गया, राइट टू वोट. तो इस ये रीजंस थे जिसके कारण क्या है कि वुमेन्स ने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, वेजेस कम होना ये सब, और कोई लॉज नहीं बने थे पर्टिकुलर. और बेसिकली जब रीजन ऑफ टेरर डेवलप आया फ्रांस के अंदर, तब उस टाइम पे क्या हुआ कि वुमेन्स के क्लब्स को बैन कर दिया गया इस तरह से. तो ये सब रीजंस थे. तो इसलिए वुमेन्स का क्या था एक तरीके से कि ये जो वुमेन्स ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन इस वजह से वुमेन्स का रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था वुमेन्स ने एक्चुअल में. और अब बेसिकली क्या हुआ उसके बाद, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. एक मिनट, या ठीक है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बेसिकली क्या है कि अब इसके बाद क्या किया गया, रीजन ऑफ टेरर भी हो गया और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी समझ में आ गया हमें, और डेमोक्रेसी भी आ चुकी थी फ्रांस के अंदर. स्लेवरी सिस्टम को हटाया गया. स्लेवरी वॉज रैम्पेंट इन द यूरोपियन कॉलोनीज ऑफ द कैरेबियन एंड द अमेरिकन. ठीक है, वहाँ पर क्या था कि यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर वहाँ पर कैरेबियन क्यों होते हैं, बेसिकली वेस्ट इंडीज़. ठीक है, अगर आप देखें तो इस तरह आपके नॉर्थ अमेरिका और ये ऊपर साउथ अमेरिका, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं. ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है आपका, ये इंडिया अगर आप बोलें तो ये थोड़ा मैप में बन गया, आप ये भी इसको जैसे अप्रॉक्सीमेट बनिए. तो यहाँ कुछ आइलैंड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़. क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़. एक्चुअली वेस्ट इंडीज़ को कंट्री नहीं है, नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, नंबर ऑफ आइलैंड्स. अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो नंबर ऑफ आइलैंड्स जिनको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं. ठीक है, वहीं पर एक क्या है, कैरेबियन आइलैंड भी है. क्या है, कैरेबियन आइलैंड. तो बेसिकली कैरेबियंस और कुछ अमेरिकन को क्या करते थे, यहाँ पर एक तरीके से स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था. यहाँ पर जो लोग थे वो स्लेवरी का जो वर्क करते थे, ये वही लोग करते थे. ठीक है, तो द स्लेव्स वर मोस्टली यूज्ड ऑन शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो एंड टबैको प्लांटेशन. और बेसिकली जो इनका वर्क था वो क्या होता था, शुगर के प्लांट के ऊपर कॉफ़ी, ठीक है, इनको ग्रो करने का, इनके प्लांटेशन में इनका वर्क होता था. देयर डिमांड वॉज बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी एंड द लो कॉस्ट. ठीक है, उनकी डिमांड क्यों थी, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा थे और वो बहुत कम कॉस्ट पर काम कर सकते थे. जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप जयपुर में रह रहे हैं, तो कोई जयपुर का पर्सन अगर लोअर क्लास में है तो वो आपके घर पे वर्क करने नहीं आएगा, ठीक है, एज अ स्लेव. बट अगर कोई पर्सन बाहर से आता है, राजस्थान के बाहर से आता है, तो वो कम कॉस्ट में आपके यहाँ पे काम कर लेगा. तो बेसिक डिफरेंस ये आप समझ सकते हैं कि क्यों वहाँ पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी और बेसिकली लो कॉस्ट में वर्क करवा रहे थे. इसलिए आगे हम देखते हैं. तो देखिए, इन अ डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन अक्टूबर 1790 टू सेफगार्ड द कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द प्लांटर्स, टू पार्टीज होल्डिंग अपोजिट व्यूज इमर्ज्ड. बेसिकली क्या है कि जो स्लेवरी थे, ठीक है, जो मतलब जो स्लेव्स थे एक तरीके से, इनके सेफगार्ड के लिए 1790 के अंदर क्या हुआ कि बेसिकली दो पार्टीज के व्यूज क्या हुए, एक तरह से इमर्ज हो गए. ठीक है, दिस ग्रुप दैट सेफगार्ड प्लांटर्स intense but plagued to maintain the order in colonies came up around the मैसेक क्लब फाउंडेड इन अगस्त. और इनके बेसिस पे क्या हुआ, एक मैसेक क्लब बना. ठीक है, कब बना, अगस्त 1789 के अंदर. अच्छा देखिए, ये जो हम लास्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है. ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ है नहीं. कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरी थी वो मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड. ये सबसे बोरिंग पोर्शन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. क्यों, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं. ये केवल थ्योरेटिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल चीज़ है जो आपको रटनी है और कुछ नहीं है. ठीक है, तो लास्ट में फिर एक क्या हुआ, इन स्लेव्स के लिए क्या क्लब बना जिसका नाम क्या था, मैसेक क्लब, अगस्त 1789 के अंदर. देयर एडवाइजर्स वर ही सोसाइटी द
फ्रेंड्स ऑन द ब्लैक फाउंडेड इन 1783 के अंदर, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है। बेसिकली ये जो ग्रुप्स बन रहे थे, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा कौन कौन से ग्रुप बने अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जो ग्रुप्स बने ना, इन ग्रुप्स का बेसिक रीज़न क्या था। इन ग्रुप्स का बेसिक ये रीज़न था कि जो स्लेव्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, राइट वेजेस दिए जाएं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली रीज़न था, ठीक है। और स्लेवरी सिस्टम जो था उसको एक तरीके से टोटली अबॉलिश करना, ठीक है। मतलब स्लेव नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कहने का मतलब बस ये है कि वो आपके घर में वर्क कर रहे हैं, उनकी जो आप सैलरी बनती है आप उनको वो सैलरी दीजिए, बस। स्लेवरी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो बेसिकली ये क्या था कि उनको डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ब्लैक्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रोकने के लिए एक्चुअली ये किया गया, ठीक है। ये ग्रुप्स बने अलग अलग। अच्छा, ऑन February 4, 1794 द कन्वेंशन नेशनल असेंबली एंडेड स्लेवरी इन द फ्रांस कॉलोनीज, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको क्या कि जो 4 February 1794 है, 4 February 1794 एक कन्वेंशन हुई नेशनल असेंबली, जिसमें क्या गया स्लेवरी को क्या कर दिया फ्रांस कॉलोनी के अंदर अबॉलिश कर दिया गया, कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट रिवोक्ड द डिक्रीट 1802 द स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड फ्रॉम द फ्रांस कॉलोनीज 1848। लेकिन नेपोलियन वापस इसको कुछ लेवल पे ले आया था, लेकिन बाद में फिर वापस 1848 के अंदर वापस एक तरीके से स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया गया, ठीक है। हालांकि हमारा नेपोलियन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये आपके 10th क्लास के अंदर आएगा। जब आप 10th में जाएंगे तो नेपोलियन इसके बाद की स्टोरी, एक्चुअल में अभी जो हम फ्रांस पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद की स्टोरी जो आएगी ना वो आपके 10th क्लास के अंदर है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस खाली इसके आप थोड़े ग्रुप ध्यान रखिएगा और क्यों बनाया गया था स्लेव सिस्टम को हटाने के लिए, बस। और कुछ इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं इसको। देखिए, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को अबॉलिश कर देगा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड ग्रेट इफेक्ट नॉट ओनली इन द फ्रांस बट आल्सो इन द होल यूरोप, ठीक है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसका इम्पैक्ट केवल फ्रांस पे ही नहीं पड़ा, पूरे यूरोप के ऊपर पड़ा, ठीक है। इफेक्ट ऑन फ्रांस के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले फ्रांस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो देखिए अगर आप, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पुट ऑन एंड आर्बिट्री रूल इन द फ्रांस एंड पेव द वे ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट रिपब्लिक देयर, ठीक है। जैसे रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, मोनार्की सिस्टम से हटके कौन सा सिस्टम आ गया, रिपब्लिक। कौन सा सिस्टम आ गया, रिपब्लिक। मतलब एक कॉमन पार्टी होगी जो रूल करेगी, ठीक है। द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द हाई ऑर्डर वर अबॉलिश्ड। जो स्पेशल प्रिविलेज दिए थे अरिस्टोक्रेसी, मतलब जो हाई लेवल के लोग थे अरिस्टोक्रेसी, उनको क्या कर दिया, उनके प्रिविलेज खत्म कर दिए गए। लीड टू द रीजनरेशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस को नई तरीके से बनाया गया। द बेसिक सोशल इक्वलिटी, जिसमें क्या हुआ सब लोग क्या है सोशल लेवल पे इक्वल है। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ अ मैन ग्रांटेड फ्रीडम एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। लोगों को क्या कर दिया, राइट्स दे दिए गए, फ्रीडम दे दी गई, लिबर्टी दे दी गई, इंडिविजुअल लिबर्टी दी गई, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लास। किसी भी क्लास, क्रीड और सिस्टम से रिलेटेड कोई नहीं, मतलब किसी का भी डिवीजन क्लास के लेवल पे या क्रीड के लेवल पे नहीं होगा। सब अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, फ्री है, और सब लिबर्टी, सबको अपनी अपनी लिबर्टी है। मैनी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस द एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे नए नए लॉज लाए गए। द हायर एंड द इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द स्टेट वर ओपन टू टैलेंटेड पीपल। और जो हायर पोस्टेज थी, पहले वो क्या था, बेसिकली किंग जो होता था वही अपने बेसिस पे क्या करता था, किसी भी हायर पोस्ट पे किसी भी एम्प्लॉय को रख लेता था। लेकिन या एम्प्लॉय को नहीं रख के तो क्या होता था, वो बेसिकली अपने बेटे को इस तरह से क्या करते थे, एक सिस्टम चला कर रखते थे। बट अब क्या था कि टैलेंटेड लोगों के लिए जो हायर पोस्टेज थी वो ओपन हो गई, कि जो ज़्यादा टैलेंटेड होगा वही हायर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होगा या वही हायर पोस्ट पे बैठेगा। तो ऑल वर ग्रांटेड रिलीजियस फ्रीडम, सबको रिलीजियस फ्रीडम थी कि आपको जो रिलीजन मानना है वो रिलीजन मानिए, आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उस रिलीजन को फॉलो कीजिए। द नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस एज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ फॉर द फ्रांस एंड मेड इट क्वाइट क्लियर एंड सिंपल। जो नेपोलियन कोड आया, मैंने बताया था आपको 1803 के अंदर, ठीक है, 1803 के अंदर नेपोलियन कोड आया था। तो ये जो नेपोलियन कोड आया ये बेसिकली क्या था, एक तरीका था सिविल कोड था, जिसके अंदर कुछ रूल्स दिए गए। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग सबको बहुत सिंपल तरीके से और सबको बहुत सिंपल तरीके से और बिल्कुल क्लियर वे में क्या था, सबको फ्रीडम दी गई थी, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा कहाँ पर, फ्रांस के ऊपर। अब हम देखते हैं बाकी जगहों पर क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा फ्रांस के अलावा। तो देखिए फ्रांस के अलावा जो रेस्ट यूरोप बचता है, ठीक है, जैसे कि आपके रेस्ट यूरोप में और भी बहुत सारी कंट्री है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ठीक है, जर्मनी है, इटली है, तो बहुत सारी कंट्रीज है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इक्वलिटी, लिबर्टी, सोवर्जिनिटी, ग्लोबल इम्पैक्ट, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हुआ कि बेसिकली इक्वलिटी प्रोवाइड की गई सबको, कि पूरे यूरोप के अंदर सबको क्या हुआ, जब फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, फ्रांस के अंदर सब लॉ के आगे सब सेम हो गए, ठीक है। तो एक तरीके से इक्वल बिफोर लॉ हो चुके हैं सब, सोसाइटी लेवल के ऊपर सब सेम है। तो पूरे यूरोप के अंदर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा कि सबको इक्वलिटी दी गई, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सब अपने अपने लेवल पे फ्री हैं, कि वो सोशली, पॉलिटिकली और रिलीजियस लेवल पे फ्री हैं, क्या है,
फ्री हैं, सोशल लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे और रिलीजियस लेवल पे भी फ्री हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि पूरे यूरोप के अंदर क्या लिबर्टी राइट्स को फ्री कर दिया गया, मतलब सबको अपनी अपनी लिबर्टी है, सब अपने अपने रिलीजन को मान सकते हैं, सब अपने अपने लेवल के ऊपर फ्री हैं, सबको अपने पास सोशल वेलफेयर है, सबके अपने सोशल लेवल पे मतलब सब सोशल लेवल पे इक्वल हैं। तो सबको पूरे यूरोप के अंदर लिबर्टी प्रोवाइड की गई। सोवर्जिनिटी इन द फ्रांस रिवॉल्यूशन इज एम्फेसिस द फैक्ट ऑफ द सोवर्जिनिटी इन द जनरल पब्लिक एंड लॉ शुड बी बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। सोवर्जिनिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि अब कोई भी पैट्रियोटिक सिस्टम नहीं है, कहने का मतलब क्या है, कोई भी मोनार्की सिस्टम नहीं है। अब बेसिकली जो भी सिस्टम होगा वो पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, पीपल जो चाहेंगे उस अकॉर्डिंग रूल बनेगा, पीपल जो चाहेंगे उसी अकॉर्डिंग लॉ बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरे यूरोप के अंदर बाकी इम्पैक्ट पड़े। थर्ड जो है वो है आपका ग्लोबल इम्पैक्ट, पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन हैज अ ग्लोबल इम्पैक्ट विच वाज फेल्ट इक्वलिटी इन इंडिया। ठीक है, फ्रांस रिवॉल्यूशन का ही इम्पैक्ट था कि इंडिया के अंदर भी ये चीज़ डेवलप हुई, क्या कि हमें भी इक्वलिटी चाहिए, क्या कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन के कारण ही इंडिया में ये फीलिंग डेवलप हुई इक्वलिटी की। और क्या था, द यूएन चार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स आल्सो एम्बॉडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एज लेड डाउन इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो बेसिकली द यूएन चार्टर जो था, यूएन आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस, तो उसके चार्टर में भी क्या किया गया, ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स से जोड़ दिया गया और सिटीजन के राइट्स से जोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब अब पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, या अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है तो भी वहाँ पर आपको क्या है, एक बेसिक लेवल के ऊपर ह्यूमन राइट्स या सिटीजन को राइट्स देने हैं ताकि वो अपनी कंट्री में रह सकें इजीली। तो बेसिकली ये इस तरह से था। अब हम बात करते हैं द राइज एंड द फॉल ऑफ नेपोलियन। ठीक है, तो ये आपके डिटेल में इतना है नहीं, आपको जनरल ध्यान रखना है बस। ठीक है, बाकी 10th क्लास के अंदर आप जब जाएंगे, जब आपके डिटेल में, तो 1804 के अंदर नेपोलियन आया था। ठीक है, तो बेसिकली इससे पहले क्या था कि आपके डिक्टेटरशिप चालू हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, हमने देखा था कि जो जेकोबिन क्लब के हेड थे वो आ चुके थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे 1804 का एक नेपोलियन जो क्या था, बेसिकली आर्मी का एक लीडर था। ठीक है, तो ये एम्पर आ चुका था एक तरीके से। तो देखिए, इन 1804 नेपोलियन बेनोपार्ट हिमसेल्फ एम्पर ऑफ फ्रांस, इसने अपने आप को फ्रांस का एम्पर डिक्लेयर कर लिया। ही सेट आउट कॉन्कर द नेबरिंग यूरोपियन, इसने क्या करा, यूरोप के आसपास की कंट्रीज को करने लग गया, ये कॉन्कर करने लग गया, मतलब जीतने लग गया। डिस्पोजिंग द डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग द किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। अब जितनी भी डायनेस्टीज थी, मतलब जितने भी किंग थे एक्चुअल में, उन सबको हटा दिया और वहाँ पर नए किंगडम बना दिया, मतलब उनका नया नाम रख दिया और अपने फैमिली मेंबर्स को वहाँ पर बैठाता गया, उनको रूल देता गया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ठीक है, नेपोलियन ने अपने आप को क्या करा, एक तरीके से मॉडर्नाइजर बताया यूरोप का, कि मैं ही अब यूरोप को क्या करूँगा, डेवलप करूँगा, मॉडर्न में लेके जाऊँगा। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसने बहुत सारे लॉज बनाए जिसके अंदर प्रोटेक्शन था प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी था। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया इसने वेट का एंड मेजर का, प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर डेसिमल सिस्टम भी था, तो आपको ध्यान रखना है, इसने वेटिंग का एक नया मेजरमेंट सिस्टम बनाया जिसके अंदर डेसिमल सिस्टम भी था, मतलब आप डेसिमल भी वेट कर सकते हैं। इनिशियली मैन सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेशन। ठीक है, इनिशियली तो क्या है, नेपोलियन को ये देखा गया कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे यूरोप के अंदर। बट जैसे जैसे क्या कर दिया गया, चेंज होता गया। ठीक है, जैसे जैसे इसने करा, टाइम निकलता गया, इसके क्या हुआ, लोग इसके खिलाफ होते गए। ठीक है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर इसने क्या लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करी, बट क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, इसके व्यू चेंज होते गए। ठीक है, और लोगों को इसके व्यू समझ में आने लगे और फिर क्या हुआ, लोग इसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, और 1815 के अंदर एक तरीके से क्या हुआ, इसका एक तरीके से एक वॉर हुई थी जिसका नाम था वॉर ऑफ वाटरलू। ठीक है, कौन सी थी, वॉर ऑफ वाटरलू, आप ये देख रहे हैं, वॉर ऑफ वाटरलू जो हुई थी 1815 के अंदर। वहाँ पर ये फाइनली डिफीट हुआ और फिर उस नेपोलियन को हटा दिया गया। ठीक है, ये वॉर ऑफ वाटरलू क्या है और ये सब क्या है, ये सब आपके 10th स्टैंडर्ड में, 9th में इतना नहीं है इसमें डिटेल में। तो मैंने आपको बताया कि ये जो अबॉलिशन ऑफ ये है ना, ये स्लेवरी, ये थोड़ा ज़्यादा बहुत बकवास टॉपिक है, रटने का टॉपिक है, इसके क्लब्स को आपको ध्यान रखना है। बाकी रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रांस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, यूरोप में क्या हुआ और ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, इंडिया ग्लोबल लेवल में आपको ध्यान रखना है, इंडिया में इम्पैक्ट पड़ा और एक यूएन चार्टर के अंदर क्या ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, और ये जो है ये आपको ध्यान रखना है वुमेंस का। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो देखिए, तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द नहीं, सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि सर एमसीक्यूज रिक्वायर्ड है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कुछ 10-20 एमसीक्यूज हैं जो बना लूँगा और उसके बाद एमसीक्यूज करवा दूँगा। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सर एमसीक्यूज रिक्वायर्ड नहीं है तो ठीक है, जैसे आपको लगे। अगर एमसीक्यूज रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एमसीक्यू एक लेक्चर एमसीक्यू जो बना दूँगा। बाकी मोस्ट ऑफ द चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से।
कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है। 1774 लेक्चर में समझाइए, हाँ आप देख सकते हैं। क्या बिकमिंग किंग ऑफ फ्रांस, कौन, लुई 16, फेस एम्प्टी ट्रेजर, ये याद है आपको, ठीक है। सोसाइटी क्या थी, ओल्ड टाइम पुराने ख्याल को फॉलो करती थी। 1789 कन्वेंशन हुआ, तीनों स्टेट्स को बुलाया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बैसेटाइल को तोड़ा गया, क्यों, क्योंकि थर्ड स्टेट्स वालों को क्या कहता है, इक्वल राइट्स नहीं थे। उनके 600 मेंबर थे लेकिन उनको उनका राइट काउंट, मतलब वोटिंग राइट काउंट नहीं हो रहे थे, हाफ ही काउंट हो रहा था। पीजेंट्स को कर दिया एक तरीके से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया कंट्री के साइड में, पीजेंट्स ने बैसेटाइल को क्या कर दिया, तोड़ दिया गया। नेक्स्ट 1791 कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड, लिमिट द पावर्स ऑफ किंग। 1791 के अंदर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, किंग की पावर को लिमिट कर दिया गया, और क्या क्या, बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स को, मतलब ह्यूमन बींग को बेसिक राइट्स दे दिए गए। आगे 1792 1793 के अंदर क्या हुआ, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, द किंग इज बिहेडेड। फ्रांस क्या हो चुका था, एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि मिक्स डेमोक्रेसी, ना प्रॉपर डेमोक्रेसी ना प्रॉपर मोनार्की, मतलब गवर्नमेंट है लेकिन हेड कौन है, एक तरीके से किंग है, ठीक है, बस खाली वो साइन करेगा और कुछ नहीं है। आज एक तरीके से पपेट की तरह वो काम करेगा, ठीक है, उसके साइन के बिना काम नहीं होगा, एक तरीके से ये हो गया। तो द किंग बिहेडेड, मतलब किंग हेड करेगा, ओवर थ्रू ऑफ द जैकोबिन क्लब, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इसके बाद क्या है, जैकोबिन क्लब आया, फिर एक डायरेक्टरी रूल आया था, ध्यान होता आपको, 4-5 मेंबर्स होते हैं वो रूल करते हैं। और फिर फ्रांस में डायरेक्टरी रिपब्लिक जैकोबिन क्लब बना, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया, डायरेक्टरी रूल के बाद कौन आया, नेपोलियन 1804 के अंदर, वो एम्पर बना और उसने क्या करा, अपनी सिविल कोड दिया, और उस सिविल कोड के बेसिस पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो लोगों ने उसको पसंद किया लेकिन उसके बाद वो लोग उसके अगेंस्ट हो गए। और 1815 के अंदर क्या हुआ, नेपोलियन हार गया, कौन सी, वाटरलू, ठीक है, ये डबल ओ आई, यहाँ पर लास्ट में एक और ओ आएगा, ठीक है। तो वाटरलू की बैटल में वो हार गया 1815 के अंदर। किससे हारा, क्यों हारा, ये अपने अभी नहीं है, 10th क्लास के अंदर आप जब जाएंगे, जब आपके पता आपको बैटल ऑफ वाटरलू आपके डिटेल में। तो ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यूज के रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। एमसीक्यूज का एक लेक्चर और बना लेंगे अपन, जिसमें 10 बार एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट। और भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने के हों तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूँगा एक बार। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है कि ये लास्ट जो लेक्चर है बहुत लेट आया, तो मे भी हो सकता है कि आपसे आपसे पहले वाले लेक्चर सारे मिस हो चुके हों, मतलब सारा दिमाग से आउट हो चुका हो। तो पहले आज आप ये लेक्चर देखिएगा और उसके बाद जो स्लेवरी वाला है उसके कुछ पॉइंट्स बना लीजिएगा कि ठीक है कौन कौन सा क्लब बना, किस ईयर में बना, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी मेन क्या था कि स्लेवरी सिस्टम को हटाना है, ये मेन था बस। वुमेन्स वाला पोर्शन ध्यान रखना है और उसके बाद वाले पोर्शंस को ध्यान रखना है कि कहाँ ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा और ये सब, और नेपोलियन का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद क्या कीजिएगा कि प्रीवियस के जो लेक्चर्स हैं उनको फास्ट स्पीड में देखिएगा, ताकि क्या होगा, एक बार आपको पूरी स्टोरी रिकवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको एक बार आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे ना, तो एक बार आपको सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये लेक्चर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद सारे वीडियोस को स्पीड करके 1.5 या 2 की स्पीड में देखिए, एक बार केवल सुनिएगा, तो आपको क्या होगा कि वो पूरी स्टोरी पकड़ में आ जाएगी। उसके बाद आप इसको क्या कर पाएंगे, एक तरीके से कंबाइन कर पाएंगे कि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी और अपने कहाँ स्टोरी खत्म करी है। तो होप आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।